यार हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए यहाँ पे हम साइंस के जो प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर हैं उसमें से संबंधित MCQs लाए हैं। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ढेर सारे MCQs होने वाले हैं, तो चलिए तैयार हो जाइए। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। आपको साथ साथ में जवाब भी देते हुए चलेना है, ठीक है भैया। तो जैसा पहला क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरण कैसे जाती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही जवाब है? बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया सही जवाब दिया है, पहला वाला विकल्प, सीधी रेखा में। तो जिन जिन लोगों का भी ये पहला विकल्प सही था उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, ठीक है। देखिए, जब भी सूरज, देखिए सूरज है, इससे जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो सीधी रेखा में जाती है ना, बिल्कुल सीधी रेखा में जाती हैं। आपको सीधी रेखा में सही जवाब देना था। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, इसको सही कीजिएगा, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया है प्रकाश का वेग न्यूनतम मतलब होता है कम से कम, सबसे कम होता है। देखिए, सबसे कम का मतलब किस में सबसे कम होता है ये नहीं खोजना है, आपको विकल्पों में से खोजना है किस में सबसे कम होता है, ठीक है। तो निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, कांच में होता है। ये रहे आपके विकल्प, किस में होगा? जी बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, ठीक है। तो निर्वात में होता है सबसे अधिक, गलती से ये मत लगा दीजिएगा, इसमें सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक कितना होता है? 3 × 10⁸ उसके बाद क्या? मीटर प्रति सेकेंड, इतना होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, निर्वात में होता है, ये सबसे अधिक होता है। और सबसे कम करेंगे, देखिए भैया, अगर वेग की बात करेंगे तो जो सघन होगा उसमें वेग कम होगा। और सघन क्या है? निर्वात तो सबसे विरल होता है, उससे सघन होता है वायु, और उससे भी सघन होता है जल, और उससे भी ज़्यादा सघन होता है कांच। तो सबसे ज़्यादा सघन क्या होता है? कांच होता है। इसी में जो ज़्यादा सघन होता है उसमें वेग कम होता है। तो सबसे कम जो वेग होने वाला है वो कांच में होने वाला है। जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और इस प्रश्न को आप कीजिए, जवाब दीजिए। क्या कहा गया है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने, यानी कि गाड़ी चलाने वाले चालक के सामने, मतलब वो अगर बैठा हुआ है यहाँ पे, तो उसके सामने यहाँ पे जो दर्पण लगा होता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है? समतल, उत्तल, अवतल, यहाँ पे उत्तल लेंस भी दिया गया है। तो कौन सा जवाब है? बिल्कुल सही जवाब, आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। देखिए, सामने का मतलब होता है साइड मिरर, पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है वो होता है आपका साइड मिरर, ठीक है। तो वो हमेशा लगा होता है उत्तल दर्पण का, ठीक। आपको उत्तल लेंस नहीं लगाना, ये गलत हो जाएगा, आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग करना है, ठीक है। बी वाला विकल्प इस करेक्ट आंसर। थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा रंग बिरंगा देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे विकल्प थोड़ा सा नीचे है भैया, ठीक है, यहाँ पे है, पहले वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के आते हैं। अब आपको सही से जवाब देना है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट मतलब आगे जो लाइट लगी होती है उसमें ये जो लाइट होता है उसके पीछे जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? विकल्प आपके सामने है, कौन सा विकल्प? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही जवाब, आप लोगों ने सही जवाब दिया है, अवतल दर्पण वहां पे प्रयोग किया गया होता है, ठीक है। वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगला वाला, ये प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या है ये क्वेश्चन? देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है आपको बताना है। इनमें से विकल्प देखिए, कमेंट कीजिए कौन सा विकल्प आप चुनना चाहेंगे इसमें, ठीक है। ओके, तो चलिए जवाब बता देते हैं। देखिए, जो समतल दर्पण होता है, ये समतल दर्पण है ना, इसके सामने अगर आप खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के अंदर पीछे की ओर बनता है।
और वो कैसा होता है, वो एक काल्पनिक या फिर आभासी आप इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आभासी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। आभासी एक आभासी प्रतिबिंब होता है। आप दर्पण से जितना आगे खड़े होंगे प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनेगा। ओके, तो आगे वाले पे चलते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, क्या है प्रश्न में कहा गया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। सो लेंस की क्षमता का मात्रक आपको क्या पता है, एसआई तो छोड़िए, मात्रक आपको क्या पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये डायऑप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। सो जो सही जवाब है वो है डायप्टर। डायप्टर को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंस की क्षमता पावर को पी से दिखाया जाता है। पी बराबर होता है 1/f। एफ जो होता है वो मीटर में रखना होता है, बिना मीटर में रखे आप उसकी क्षमता नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब दिया डायप्टर। अब अगले प्रश्न पे हम चल सकते हैं। अगला प्रश्न, इसका बाकी दो विकल्प नीचे छुप गए हैं, वहां तक चलना है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का रास्ता, प्रकाश की किरण जो जा रही है इस रास्ते को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, या फिर और विकल्प देख लेते हैं, किरण पुंज कहा जाता है, इनमें सभी कहा जाता है। सो आप सही जवाब दे देते हैं। इसका जो सही जवाब होने वाला है ये किरण आरेख कहा जाता है। पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख ही कहा जाता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, मतलब फोकस कितना होता है। क्षमता है 2D और लेंस का फोकस आपको याद करना है। सो फोकस के लिए अभी आपको फार्मूला क्या बताया, फोकस और जो क्षमता होती है इनके बीच का संबंध होता है F बराबर 1/P, ठीक है, F बराबर 1/P, और P की जगह हम क्या रखना चाहते हैं, 2, सॉरी गलती हो गई, 1/2 ऐसे रखाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब 1/2 मिल गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोकस जो दूरी मिलती है अगर हम लेंस की क्षमता से निकालते हैं तो ये मीटर में मिला होता है, ठीक है, ये आधा मीटर है। इस आधे मीटर को अगर हम 100 से गुणा कर दें तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 से भाग करके ये 50 हो जा रहा है। सो 50 सेंटीमीटर का सही जवाब हो जाएगा। ओके, 50 सेंटीमीटर है वो उसी प्रश्न का ठीक अपोजिट है। कहा गया उत्तल लेंस के फोकसांतर यानी कि फोकस जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता आपको याद करनी है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें जो उत्तर मिला है वो प्लस माइनस में मिला है, तो वो दोनों ही चीज़ें आपको बताते हैं, बता दें, चलिए बताते हैं। आपने अभी पढ़ा कि जो आपकी क्षमता होती है P बराबर वो होती है 1/F, फोकस दूरी रखना होगा मीटर में। सो 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कैसे बदलेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो हमें 100 से भाग करना होगा, ठीक है, 100 से में भाग करना होगा। सो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/2 मिल रहा है। सो इस F की जगह पे अगर 1/2 रखते हैं तो 2 ऊपर चला जाता है, तो आपको 2/1 यानी कि 2 डायोप्टर देखने को मिल जाता है। अब ये 2 डायोप्टर तो हो गया, पर प्लस की माइनस, ये देखिए दोनों विकल्प में प्लस की माइनस। सो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण होते हैं दोनों के लिए ही मतलब फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। सो अभी लेंस की बात कर रहे हैं तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। जब फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी तो लेंस की क्षमता यानी जो पावर मिलेगी वो भी धनात्मक होगी। सो ये प्लस वाला विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है, माइनस वाला अवतल के लिए होगा और ये उत्तल के लिए प्लस वाला होगा। सो उत्तल और अवतल इसी से निर्धारित करना होगा कि आपका प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। अब अगले प्रश्न में हम चल सकते हैं। यहाँ पे हमसे 10वां प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं भाई, ये बताइए।
प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश जैसे उत्पन्न होता है, किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो समांतर हो गया प्रकाश पुंज, ठीक है। ये अभिसारी जो एक जगह पे मिल रहे हैं और एक जगह से निकलने वाले को अपसारी कहा जाता है। इसमें इस तीर का निशान जो यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि किधर की ओर जा रहा है। ये एक बिंदु पर इकट्ठा हो रहे हैं इसलिए अभिसारी, ये एक बिंदु से निकल रहे हैं इसलिए अपसारी। तो ये सब तीनों जो है किरण पुंज कहलाते हैं। आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक ऋणात्मक दोनों। तो अभी आपको मैंने बताया, क्या बताया था कि जो भी उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक, और लेंस की अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, सॉरी गलती हो गई, मैंने गलत जगह पे टाइप कर दिया, धनात्मक कहना चाहिए था, मुझे इस पे लगाना चाहता था पर वहाँ पे चला गया हाथ। तो बात ये है कि ये है धनात्मक, ओके। ऋणात्मक किसका होता है? ऋणात्मक होता है अवतल का, और दोनों किसका होता है? दोनों किसी का भी नहीं होता है, ठीक। अब अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है आप कमेंट करके बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ये होती है ऋणात्मक। बहुत बढ़िया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। अब अभिसारी, अपसारी या फिर द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। अब देखिए भैया, बात ये होती है कि द्वि उत्तल जो इसमें लिखा गया है ये भी सही है, और ये जो अभिसारी कहा गया है ये भी सही है। बात समझाएं? चलिए समझाते हैं। जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस वो बीच से मोटा और किनारों पे पतला होता है। ये प्रकाश जो समांतर आ रहा होता है उसको एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, फोकस पर इकट्ठा कर देता है, और इस प्रकार के लेंस जो कहलाते हैं वो अभिसारी लेंस कहलाते हैं। और लेंसों के जो उत्तल लेंस के जो प्रकार हैं उनमें 3 कैटेगरी होती है। एक होता है उत्तल, द्वि उत्तल, दोनों तरफ से उत्तल, ठीक है। एक होता है समतलोत्तल, एक होता है अवतलोत्तल। ये 3 कैटेगरियाँ होती हैं। सो जो द्वि उत्तल लेंस होता है वो उत्तल लेंस एक सामान्य रूप ही होता है, ठीक। पर उत्तल लेंस का ये एक प्रकार है, तो आपको यहाँ पे अभिसारी लेंस पे इसका मतलब इसे लगाना चाहिए। सो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहना ज़्यादा सही है। द्वि उत्तल लेंस कहना भी ठीक है, लेकिन वो उसका एक प्रकार होता है, दोनों तरह से उत्तल, एक समतलोत्तल, अवतलोत्तल, ठीक है। तो वो होता है अभिसारी लेंस, इसका सही जवाब, ओके। इतना समझ में आ गया। सो अपसारी किसको कहते हैं कमेंट करके बताएंगे आप, ठीक है जी। अपसारी किसे कहते हैं? ओके, ये तो ओके मामू हो गया। तो अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं अब आप बता सकते हैं, इसे अपसारी कह सकते हैं, ठीक है। गुड, अपसारी से कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अब क्वेश्चन हमको पूरा दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं, ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जा सकता, जिसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। क्या जल से लेंस बनाया जा सकता है? तो जल की जो बूंद होती है वो एक लेंस की भांति व्यवहार करती है। अगर बूंद को फर्श पे रख देंगे तो वो एक समतलोत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगी, तो उससे बनाया जा सकता है। कांच के तो हर एक लेंस बनाया ही जाता है जो मार्केट में मिलते हैं। प्लास्टिक, इनका भी प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने के लिए, क्योंकि आपने अगर 10 रुपये वाला ड्राइंग बॉक्स खरीदा होगा तो उसमें जो लेंस मिलता है वो उत्तल वाला जो लेंस होता है छोटा सा, वो प्लास्टिक का ही होता है, तो उसका भी बनता है।
बस मिट्टी का हम नहीं बना सकते, ठीक है जी, मिट्टी का हम लेंस नहीं बना सकते हैं, बाकी सबका बना सकते हैं। तो अपना जो सही जवाब है वो मिट्टी होने वाला है। तेरे मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं, बस इतनी सी है आरज़ू। अब हम अगले प्रश्न पे आ सकते हैं। 16वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, क्या है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है। दर्पण पहला तो है समतल। देखिए जब समतल दर्पण की बात आती तो जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, छोटा तो बिल्कुल नहीं बनता। अब उत्तल की बात कर लेते हैं। उत्तल से पहले हम अवतल की बात करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप दर्पण पढ़ रहे थे तो अवतल दर्पण ही था। एक बार मिटा देते हैं सबको। आपने जब दर्पण पढ़ रहे थे तो अवतल दर्पण ही था जिसमें अलग अलग जगहों पे आपने वस्तु को रख करके अलग अलग कैटेगरी के प्रतिबिंब प्राप्त किए, जिसमें छोटा बड़ा मोटा पतला बहुत कुछ बना। तो अवतल तो इसका सही जवाब नहीं होने वाला है। बाकी उत्तल में जब आपने प्रयोग किया था तो दो ही जगह रख सकते थे, एक अनंत पे, एक अनंत से और ध्रुव के बीच में। तब दोनों ही स्थितियों में सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया था। यही तो साइड मिरर का यूज होता है ना, इसलिए उत्तल दर्पण आपका सही जवाब है। ओके, गॉट इट, गुड। अब अगले सवाल पे हम चल सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब हमने आपको बता दिया था कि समतल दर्पण से जो होता है कि वस्तु के बराबर का ही प्रतिबिंब बनता है, न छोटा न बड़ा, और उत्तल से हमेशा छोटा बनता है। तो अब बच जाता है केवल अवतल, जो आप कह सकते हैं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है जी, गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। अब है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, होते हैं केवल 2। अब देखिए परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन, जो अपवर्तन होता है उसके भी 2 ही नियम होते हैं, याद रखिएगा 2 ही नियम होते हैं। आपको इतना समझना होगा और याद रखना होगा, ठीक है जी। अब दोनों नियम कौन कौन से कमेंट करके आप बताओ भाई आज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम तब तक चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न, कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, किधर की ओर मुड़ती है। अवलंब की ओर, अभिलंब के निकट, अभिलंब से दूर, निकट, समांतर, इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन की घटना हो रही है। ये रहा अपना अभिलंब। जब प्रकाश की किरण देखिए हवा से, जो वायु से आ रही है किसमें, कांच में, तो कांच तो हो जाता है वायु से सघन, तो अभिलंब की ओर से झुकना ही पड़ेगा। अभिलंब के निकट झुक जाती है, ठीक है जी। जब हवा से कांच में जाएगी तो अभिलंब के निकट झुक जाएगी, और इसके उल्टा तो उल्टा उत्तर मिल जाएगी। अभी आपका जो सही जवाब है वो बी वाला विकल्प है। आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। गुड, अगले क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा, जो फोटो खींचने के कैमरा यूज करते हैं, उसका अभिदृश्यक लेंस होता है, यानी उसमें जो लेंस यूज किया जाता है आगे की ओर कैमरा में, मान लेते हैं ये कैमरा है गंदा सा, ठीक है, यहाँ पे जो आगे लेंस यूज किया जाता है वो कौन सा लेंस होता है। तो इसका सही जवाब है उत्तल लेंस, ठीक है जी। उत्तल लेंस ही हमेशा यूज किया जाता है, अवतल तो नहीं यूज किया जाता, उत्तल लेंस ही यूज किया जाता है। चौथा विकल्प भी है लेकिन छोड़िए उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा गया है कि साइड मिरर के रूप में किस लेंस का, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें दर्पण का प्रयोग किया जाता है और सही जवाब है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। हमेशा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना होता है, तो 10 का दुगना 20 कर दीजिए। बी वाला विकल्प आपका सही जवाब हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। यहाँ पे कहा गया है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में कोण को क्या कहते हैं। भैया बात ये होती है, यहाँ पे अपवर्तन की घटना हो रही है, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई और ये निर्गत किरण हो गई। इसके बीच के इस कोण को क्या कहा जाता है, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, तो इसे अब यहाँ पे परावर्तन कहा गया है। ओके चलिए मान लेते हैं परावर्तित हो रही, तो ये परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है जी, नहीं निर्गत भी दिया गया है। सही जवाब निर्गत कोण या फिर अपवर्तन कोण कहा जाता है। निर्गत कोण कहा जा सकता है या फिर अपवर्तन कोण कहा जा सकता है। सही जवाब होगा सी वाला विकल्प, निर्गत कोण कहिए आप। ठीक है, निर्गत किरण हो रहे तो निर्गत कोण ही कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसका उपयोग किया जाता है। सो सरल सूक्ष्मदर्शी जो भैया अपना ये उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस होता है, सॉरी उत्तल लेंस यहाँ पे है, उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे देखिए चौथा वाला विकल्प है, देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया गया है, तो उत्तल दर्पण तो नहीं, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, डी वाला विकल्प अपना सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए भी कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो भैया पहले बात कर लेते हैं। देखिए उत्तल जो लेंस होता है, इसमें से जब प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, दोनों प्रकार के बनते हैं। लेकिन सिर्फ काल्पनिक बनाने के लिए हमें अवतल लेंस की ज़रूरत होगी, तो वो अवतल लेंस आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है परावर्तन का नियम निर्धारित करता है। परावर्तन के नियम से क्या होता है भैया, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, परावर्तन है तो परावर्तन कोण ही करेंगे। यहाँ पे आपको अपवर्तन कोण भी दिया गया है, पर ये गलत जवाब होगा। आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ये सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है। सो सही जवाब यही है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आपको याद रखना होगा, सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में जो देखिए दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय, एक ही पीछे एक ही आगे, तो दो मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, फोकस जो होते हैं दो होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। सर्च लाइट में परावर्तक सतह क्या होती है। तो क्या भैया जो भी हेडलाइट होती हैं उसमें जो पीछे वाला लेंस दर्पण लगा होता है वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, सतह क्या होती है, वो अवतल होती है, अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट हो या फिर हेडलाइट हो, सब जगह पे एक ही चीज़ यूज़ की जाती है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए आमतौर पे आप समतल दर्पण यूज़ कर लेते हैं, बट उसके लिए सही जवाब होने वाला है अवतल दर्पण। ठीक है, वैसे आपने दाढ़ी तो रहना ही बनाई है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए एक हमने ट्रिमर लिया था, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो उसको जा कर के बाय कर सकते हैं। बात समझते हैं, आगे वाले पे चलते हैं। ट्रिमर से बहुत ज़्यादा अच्छा, मैंने बहुत पहले लिया था और वो अभी तक लगातार चले आ रहा है, 2-3 साल हो गए, ख़राब नहीं हुआ। मतलब 500 रुपये खर्चा किया, उसके बाद फिर ख़त्म होने की ज़रूरत, दूसरा लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए फोकस दूरी जो होती है F बराबर होती है 1/P। 1/P, P मतलब एक डायोप्टर हो गया। एक डायोप्टर देखिए ये जो भी मिलता है वो मीटर में मिलता है। जब भी फोकस दूरी निकालते हैं डायोप्टर से तो उत्तर मिलता है मीटर में, इसलिए गुणा करना पड़ता है 100 से, ताकि वो सेंटीमीटर में बदल जाए। अब 1 से गुणा करने पर ये टोटल 100 ही हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर आपका जवाब हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये उत्तल है तो प्लस वाला जवाब आपका सही होने वाला है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब सही है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस की संभवतः क्या होंगे। भैया ये दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दी गई है, तो दोनों ही अवतल होंगे। माइनस चीज़ ही रिप्रेजेंट करता है कि दोनों अवतल होंगे, इसमें कुछ उत्तल बाकी सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, दोनों अवतल रहेंगे। माइनस है, अगर दोनों प्लस होता तो उत्तल हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। जैसे परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वैसे ही अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए कौन कौन से नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि
किसी माध्यम का अपवर्तनांक n की जो वैल्यू होती है, अपवर्तनांक n की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? तो इसका सही जवाब है साइन आई अपन साइन आर। साइन आई अपन साइन आर जो होता है ये होता है माध्यम का अपवर्तनांक, साइन आई अपन साइन आर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगहों पे समान मोटाई का होता है तो वो तो समतल हो जाएगा। देखिए भैया उत्तल जो होता है वो ऐसा होता है, बीच से मोटा किनारों पर पतला, बीच से मोटा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो ये होता है आपका उत्तल। और किनारों पे मोटा बीच में पतला हो गया तो अवतल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता। लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है v अपॉन u। m बराबर होता है v अपॉन u। आपको याद रखना होगा v अपॉन u, ये चौथा वाला विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि गोली दर्पण के फोकसांतर लिखा गया है, फोकस आप पढ़िए, और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। देखिए वक्रता त्रिज्या r बराबर, अगर स्मॉल r दिया गया तो वही हम यूज़ कर लेते हैं। r बराबर क्या होता है? वो 2f होता है, फोकस दूरी का दुगुना होता है, और f बराबर होता है r/2। स्मॉल r यूज़ करेंगे। कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? r बराबर 2f दिखाई दे रहा है, पहला वाला विकल्प। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है या फिर लेंस का? सोलर कुकर में जो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऐसा पीछे की ओर रंगा रहता है, सूर्य की प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं तो वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं, ऐसा करके यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कुकर उकर रख दिया जाता है खाना पकाने करने के लिए, या फिर जो भी अपना जुगाड़ बैठाया जाता है। सो आप अवतल दर्पण इसमें सही जवाब देने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, कहा गया है कि उत्तल लेंस से में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए जो उत्तल लेंस होता है ये ऐसा होता है। अब इसके द्वारा जब प्रकाश जब जाता है तो कैसा बनता है? तो देखिए भैया पहले तो वास्तविक भी बनता है, वास्तविक और उल्टा भी बनता है, और सीधा बराबर तो नहीं बन पाता, सीधा बराबर तो नहीं बन पाता। वास्तविक उल्टा तो बनता है, वास्तविक और सीधा नहीं। सीधा कोई भी प्रतिबिंब सीधा भी हो और वास्तविक भी हो, पॉसिबल ही नहीं है। उल्टा और वास्तविक सही जवाब है, बी वाला विकल्प, उल्टा और वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं यहाँ। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो हमसे पूछा गया है कि उत्तल लेंस में जब बिंब को f और 2f के बीच में, बिंब मतलब वस्तु को जब f और 2f के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे मुख्य अक्ष हो गया, या फिर फोकस हो गया, ये 2f दूरी यहाँ पे वस्तु को रखना है। देखिए भाई बात ये होती है कि जब वस्तु को आप यहाँ पे रखते हो तब उसका सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ऐसी स्थितियों में अभी तक तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? देखिए अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, थोड़ा नज़दीक लाएंगे थोड़ा दूर जाएगा। यहाँ पे 2f पे रखेंगे तो 2f पे बनेगा, और उसके नज़दीक लाएंगे तो 2f और अनंत के बीच बनने लगेगा। तो थोड़ा सा बड़ा बनता है और वास्तविक तो बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। पहला वाला विकल्प आपको जो दिखाई दे रहा है, बड़ा और वास्तविक, ये आपको देखिए पूरा जो सीरीज़ होती है वो याद रखनी होती है, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसके हिसाब से आप तुरंत अंदाज़ा लगा पाएंगे। अन्यथा आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, जैसे कि मेरे साथ हमेशा मुश्किल था। अब अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है कि दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? वक्री पृष्ठ मतलब ऐसे वाला हो जाएगा या फिर ऐसे वाला हो जाएगा। इससे पृष्ठ जब गिरते हैं तो ये खाली लेंस बनाते हैं और ये गोली लेंस कहलाएंगे। गोली लेंस सी वाला विकल्प सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोली दर्पण जो बाहरी तरफ की तरफ वक्रित हो, बाहरी तरफ की तरफ वक्रित हो, यानी कि क्या कहना चाहते हैं? तो ऐसे ही मतलब ठीक है, वक्रित, ये तो कुछ ज़्यादा ही घुमा रहे हैं। सीधी सीधी बात को समझते हैं कि गोली दर्पण उत्तल और अवतल दोनों होते हैं, और बाहर की तरफ वक्रित मतलब क्या? मतलब बाहर की तरफ वक्र, दोनों ही वक्री होते हैं। पर यहाँ पे अब बाहर की तरफ अगर कलई कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर हम ऐसा कहना चाहें, बाहर की तरफ अगर हम कलई कर दिया जाए तो ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है।
आप यहाँ पे वक्रत को मान लीजिए कलई किया गया है, बाहर की तरफ कलई किया गया है, पेंट किया गया है, तब ये अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो भैया बात यह है कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण हमने ले लिया, बाहर की ओर अंदर की ओर रंग देते हैं। अब ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर से देखने को मिल जाता है। इसके मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? सो इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P फॉर पोल, उसी को ध्रुव कहा जाता है। तो ये मध्य बिंदु को, देखिए दर्पण पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र मतलब परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु केंद्र है उसको क्या कहा जाता है? उसे ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। देखिए SI मात्रक पूछ रहा है, वो भी आवर्धन का। आवर्धन जो होता है वो बीमा विहीन, मात्रक विहीन होता है, क्योंकि ये दो राशियों का अनुपात है। अब देखिए m बराबर होता है V/U, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कट गया, ये मात्रक विहीन है, बिना मात्रक का है, कौनो मात्रक नहीं है। ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कुछ भी सही जवाब नहीं है, मात्रक विहीन आप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कहा गया लेंस का केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। भैया देखो ये लेंस है, इसका बीचों बीच वाला जो बिंदु होता है, केंद्रीय बिंदु होता है, इसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किसी शब्दकोश में, शब्दकोश माने डिक्शनरी में, छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे। तो भैया यहाँ पे आपके लिए जो सही जवाब होना लेंस, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल तो नहीं प्रयोग करेंगे, हम उत्तल प्रयोग करेंगे। लेकिन 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला तो बहुत नज़दीक हो जाएगा है, वो है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। ठीक है, ज़्यादा फोकस दूरी भैया, थोड़ा सा ज़्यादा हमको बड़ा देखना है ना भी। देखो भाई बात ये होती है, एक बार क्लियर समझा देते हैं क्या, कि ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक, अगर फोकस दूरी उसकी 5 सेंटीमीटर होती है तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको पुस्तक को नज़दीक रखना होगा, यानी 5 सेंटीमीटर के अंदर ही किताब को रखना पड़ेगा। लेकिन अगर फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो आप कहीं पे भी पुस्तक को रख करके बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी और लेंस के मध्य ही जब वस्तु होती है तभी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अन्यथा वास्तविक प्रतिबिंब बनने लगता है और वैसे में बड़ा नहीं होता, उल्टा हो जाता है। तो सही जवाब रहने वाला है आपका 50 सेंटीमीटर वाला बी वाला विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। देखिए दो सूत्र होते हैं, लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, और लेंस सूत्र जो होता है वो 1/f प्लस 1/v माइनस 1/u होता है। तो आपको दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इसमें जो सही जवाब होने वाला है वो पहला वाला विकल्प होने वाला है। मिला लीजिए आप, आपको मिल जा रहा है। ठीक है, ठीक है, गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों में आप अंतर खोजिए। देखिए इसको देखिए, इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा उससे पहले वाले से किस प्रकार से वो डिफ़र है या डिफरेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, किस अक्षर से निरूपित किया जाता है वक्रता केंद्र को। जो गोलीय दर्पण होते हैं, ठीक है, इसके वक्रता केंद्र को यहाँ पे जो होता है उसे किससे दिखाया जाता है? उसे सी से दिखाया जाता है। सी सही जवाब है। पी से पोल को दिखाया जाता है, यानी ध्रुव को। यहाँ पे ये जो होता है पी दिखाया जाता है। एफ होता है फोकस को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ओ लेंस में प्रयोग किया जाता है इसके प्रकाशिक केंद्र को दिखाने के लिए। ठीक है जी, सो ये रहा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बट आप यहाँ पे ये वाला विकल्प सही करेंगे जो होते 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, पहला वाला विकल्प आपका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं कि यहाँ पे दंत चिकित्सक या फिर दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। सो यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए, दांत देखने के लिए अवतल दर्पण, कान में भी देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। सो पतला लेंस है, दुबला पतला, उसकी आवर्धन क्षमता कम ही होगी। क्या होगी? कम होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? कि खाते पीते खानदान का है, इसकी आवर्धन क्षमता अधिक होगी, अपेक्षाकृत अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अधिक और कम समझ में आ गया ना भैया? आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो अवतल दर्पण भैया ये लीजिए, अवतल दर्पण ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब दर्पण का ध्रुव यहाँ पे हो गया, मुख्य फोकस यहाँ पे हो गया, इसके बीच जो वस्तु को रखा जाएगा तो कैसा बनेगा। तो ये इधर की ओर पीछे की ओर बनने लगता है, आभासी और सीधा बनने लगता है, आभासी और सीधा बनने लगता है। बाकी स्थितियों में उल्टा बनता है, लेकिन ये लास्ट वाली स्थिति होती है जब आभासी और सीधा बनने लगता है। ठीक है, आभासी और सीधी, यहाँ पे काल्पनिक और सीधी कहा गया, तो आभासी आप ज़्यादा सही कहेंगे, काल्पनिक ठीक नहीं है, आभासी एवं सीधा आप कहेंगे। हालांकि इतना कंफ्यूजिंग विकल्प आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता है। ठीक है, अच्छा सभी भी कर रहा है, आभासी और उल्टा, आभासी उल्टा नहीं, आभासी और सीधा आप कहेंगे, सही जवाब रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का। उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं। ये रहा उत्तल लेंस, इसके प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे अंदर ओ होता है, मुख्य फोकस यहाँ पे होता है, इसके बीच रखे हुए बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। सो यहाँ पे ये क्या बनने लगेगा भैया, वस्तु की ओर ही आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये भी उत्तल लेंस के लिए लास्ट वाली प्रकृति होती है, आभासी और सीधा बनने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पे रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थित होगा। अवतल दर्पण है भैया, ये अवतल दर्पण है, इसके मुख्य फोकस पे, ठीक है, मुख्य फोकस पे अगर आप प्रतिबिंब को रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनने लगता है। कहाँ पे बनता है? अनंत पे बनने लगता है, क्योंकि इससे नज़दीक लाने के बाद वो आभासी बनने लगता है। तो ये लास्ट मतलब लास्ट से पहले सेकंड लास्ट है, अनंत पे बनने लगता है। ठीक है, सेकंड लास्ट स्थिति है, आपको सभी स्थितियों को याद रखना चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। भैया अगर कोई वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे आप रखते हो तो उसका प्रतिबिंब जाहिर सी बात है कि अनंत पे बनेगा और सीधा बड़ा बनेगा। सो अनंत पे बनने वाला है, इसका सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पे रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित होगा। सो अवतल लेंस जो होता है वो ऐसा होता है, इसके मुख्य फोकस पे आप रखते हैं किसी बिंब को तो वो कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो वो बनेगा और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है भैया, ये वाला प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, बी वाला विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। जब वस्तु के सामने अनंत पर रखी जाती है वस्तु को तो इसका बिंब कहाँ पे बनता है सकता है। देखिए आमतौर पे सामान्य स्थिति फोकस पे हम कह सकते हैं, परंतु देखिए अवतल लेंस की स्थिति ये होती है आप कहीं पे भी रख दीजिए, आपका जो प्रतिबिंब बनने वाला है, ठीक है, वो लेंस और फोकस के बीच ही बनने वाला है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपका, अनंत पे रखे हो तो फोकस पे आप कह दो, ये सही रहेगा। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे, अवतल दर्पण है, ठीक भैया ये अवतल दर्पण है, इसके सामने अनंत पे अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे, उस बिंब का प्रतिबिंब स्थित होगा। तो ये फोकस पर बनता है, कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र, लेंस का प्रकाशीय केंद्र बीच होता है, इससे जाने वाला प्रकाश, गुजरने वाला प्रकाश अपवर्तन के पश्चात क्या है, सीधे निकल जाता है बिना किसी विचलन के साथ नहीं, साथ बिना विचलन के निर्गत होता है। सी वाला विकल्प आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात, देखिए उत्तल लेंस है, मुख्य फोकस से गुजर रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के विपरीत नहीं, निर्गत मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा वाला विकल्प आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जब आएगी वो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, मुख्य अक्ष के विपरीत जाएगी, नहीं, उसी पथ के अंतर परिवर्तित हो जाएंगे, नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये भी नहीं हो गया। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है, मुख्य अक्ष से जाती हुई दूर प्रतीत होती है, ये होती है बात। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बस भाई इसी के साथ ये पूरा सेट जो होता है ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।